एक साल के सफर में बनाया आपने नंबर वन, वॉइस ऑफ पानीपत नंबर वन। न्यूज़ है वही जो आपसे रिलेटेड है, खबरें हैं वही जो मोस्ट वेटेड है। न्यूज़ है वही जो आपसे रिलेटेड है, खबरें हैं वही जो मोस्ट वेटेड है। राजनीति और खेल की आपके हित की खबरें हैं, कहाँ क्या हुआ अच्छा या बुरा हर तरफ ये नजरें हैं। एंटरटेनमेंट एजुकेशन की खबरें सभी बताते हैं, सच्चाई को लाते सामने न्यूज़ न कोई छिपाते हैं। हम हैं वॉइस ऑफ पानीपत, नंबर वन है वॉइस ऑफ पानीपत। हम हैं वॉइस ऑफ पानीपत, नंबर वन है वॉइस ऑफ पानीपत। वॉइस ऑफ पानीपत, आपकी आवाज। दिस प्रोग्राम स्पॉन्सर बाय लॉर्ड शिवा एंटरप्राइजेज, अपने आप में एक पहचान, नियर होटल वेस्ट पानीपत। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत और मैं हूं आपके साथ कुलवंत सिंह। आज जिस होनहार लड़की से आपसे मिलवाने जा रहे हैं वो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। आजकल पानीपत में वो छाई हुई है। मेरे साथ है रितु। रितु, स्वागत आपका। थैंक यू सर, नमस्ते। रितु के बारे में बता दें, आपको 141वां रैंक इन्होंने लिया है और यूपीएससी की परीक्षा पास की है। सबसे पहला क्वेश्चन तो मेरा ये है कि 141वां रैंक किया है और यूपीएससी की एक कठिन परीक्षा होती है, कैसे पास की? सर, ये जो मैंने जैसे हर एक बच्चा यूपीएससी की परीक्षा को पास करता है, बहुत ही हार्ड वर्क से और एक ऑनेस्टी से अपना काम करके और एक कंसिस्टेंसी से अपने हार्ड वर्क को मेंटेन करके मैंने इसको पास किया है। किस तरह की तैयारियां थी, क्योंकि आपने बताया कि बड़ा हार्ड वर्क था इसमें, किस तरह की तैयारियां रहती थी? हाँ सर, एक्चुअली इसमें हमें पूरा का पूरा साल, एक साल तो एटलीस्ट प्रिपरेशन में लग जाता है। तो उसमें हमें काफ़ी सारी बुक्स को पढ़ना पड़ता है, फिर उनको रिवाइज़ करना पड़ता है और इतने सारे मटेरियल को अपने माइंड में रखकर, अपने आसपास की चीज़ों को ध्यान में रखकर एक क्रिटिकल पर्सपेक्टिव हमें अपनाना पड़ता है हर एक चीज़ के लिए। एंड देन एक पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एक साल तो पूरा प्रोसीजर में भी लग जाता है एग्ज़ाम के। तो हार्ड वर्क एंड पेशेंस के साथ मैंने इसको किया। तो दिमाग में थी ये बात कहीं इस बार मैं रह ना जाऊं, कुछ ऐसा चल रहा था? सर, एक्चुअली रिज़ल्ट के बारे में कभी कभी सोचकर हो जाती थी थोड़ी परेशानी, लेकिन फिर एक खुद को माइंड को स्टेबल करके हमें आगे बढ़ना पड़ता था कि ओके, अगर नहीं हुआ तो नेक्स्ट टाइम एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ चलना काफ़ी इम्पोर्टेंट है इस एग्ज़ाम के लिए। मैंने आपके बारे में पढ़ा था कि 16-16 घंटे आप पढ़ाई करते थे। 16-16 घंटे आज के टाइम में हो जाती है? जी सर, बिल्कुल। अगर आपके अंदर मोटिवेशन है, काफ़ी एक ईगरनेस के साथ आप काम कर रहे हैं कि हाँ आपको करना है, तो आई डोंट थिंक कि कोई भी चीज़ मुश्किल है। और एक मेरी सीटिंग है वो हमेशा से ही काफ़ी अच्छी रही है। फिर अब की बार तो मोटिवेशन थी कि मेरी पूरा एफर्ट था कि मैं फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्लियर करूँ, तो इसके साथ मैंने मेंटेन किया अपने 16 आवर स्टडी को। कैसे करते थे 16-16 घंटे? सिर में दर्द या आंखों में दर्द, कुछ कई बार ऐसा ना तो छोड़ो यार इस पढ़ाई को छोड़ो और कुछ कर? सर, एक्चुअली दिन में लंच टाइम में और डिनर के टाइम में एक्चुअली खाने के साथ कुछ थोड़ा देख लिया फ़ोन पे, यूट्यूब पे, तो उससे थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो जाता था। फर्दर सर, अगर एक इंटरेस्ट है, आप जो पढ़ रहे हैं, अगर आप को उसमें इंटरेस्ट है, कुछ आपके माइंड में हमेशा अनआंसर्ड क्वेश्चंस होते हैं, अगर आपको आपकी स्टडीज से उनका आंसर मिल रहा है तो एक इंटरेस्ट बना रहता है। अदरवाइज़ तो फिर स्टडीज़ बोरिंग लग ही जाती है अगर आपको बिना इंटरेस्ट के पढ़ रहे हैं। तो मेरा हमेशा से इन सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट था, तो इसलिए मैं इनको मेंटेन कर पाई। आमतौर पर सरकारी स्कूलों के हालात आपने देखे हैं, इतनी पढ़ाई नहीं है वहाँ पर, फिर भी आपने 12 क्लास सरकारी स्कूलों में पढ़े। वहाँ की, क्योंकि प्राइवेट स्कूलों को आज ज़्यादा दबदबा है, तो 12वीं क्लास तक आपने पढ़ाई की है, वहाँ का थोड़ा सा बताइए, पब्लिक को बताइए, जो बच्चे खासकर ये इंटरव्यू देख रहे हैं उनका ये मानना है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं है। सर देखिए, मैं कहना चाहूँगी कि कुछ प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती हैं और वो सरकारी में नहीं, प्राइवेट स्कूलों में भी एग्जिस्ट करती है, लेकिन जो मेजर फैक्टर है किसी भी सक्सेस में या कुछ में, तो वो एक मैटर करता है कि इंसान का जो अपना एटीट्यूड कैसे है, वो प्रॉब्लम्स को कैसे सोल्व करता है।
तो अगर हम देखें तो जैसे मेरा ही एग्जांपल है, मैं भी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ी हूँ, लेकिन फिर भी मैंने अपने आप में कभी वो आने नहीं दिया कि नहीं मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ी हूँ तो मैं ये नहीं कर सकती, या फिर मैं एग्ज़ाम नहीं क्लियर कर सकती, या मैं इंग्लिश नहीं बोल सकती। तो मैंने अपने आप पे विश्वास रखा कि इट्स ओके, जहाँ पर भी हूँ लेकिन मैं जो करना चाहती हूँ वो मैं करूँगी। और मैं सबको ये कहना चाहती हूँ कि मेजर फैक्टर अपना है, आप खुद पर कॉन्फिडेंस रखें, अपने आप की कैपेबिलिटीज़ को रियलाइज़ करें और देन उन पर वर्क करें। तो ये जो चीज़ें हैं गवर्नमेंट स्कूल या प्राइवेट स्कूल, ये सिर्फ एक एक्सक्यूज़ बनकर रह जाते हैं। जी सर। यही फील्ड चुनना था आपने, यूपीएससी चुना था, कहीं और जाने का, कोई डॉक्टर बनने का, इंजीनियर बनने का कुछ सोचा? नहीं सर, मैंने हमेशा से एक सिविल सर्वेंट ही बनना चाहती थी मैं। और मैंने उसी के लिए अपने ड्रीम को, मतलब हमेशा मैंने एक फोकस ड्रीम रखा कि सिविल सर्वेंट बनना है, और उसी को मैंने आगे बढ़ते हुए मैंने स्टडीज़ की, और अपनी स्टडीज़ के इमीडिएटली बाद मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की, एंड आज मैंने अपना वो ड्रीम है वो रियलाइज़ कर लिया है। तो कैसा लग रहा है? अभी डीसी मैडम भी आ रहे हैं, पब्लिक भी आ रही है, कैसा लग रहा है? सर वेरी ट्रूली मुझे कुछ भी अपने अंदर से मुझे कोई चेंज फील नहीं हो रहा है। मैं बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं पहले होती थी, एक सिंपल सी गर्ल, मैं वैसा ही महसूस कर रही हूँ। लेकिन हाँ, जब जैसे डीसी मैम जैसे इतने एमिनेंट लोग मुझे विशेस दे रहे हैं, मिल रहे हैं, तो एक काइंड ऑफ थोड़ी हैप्पीनेस आ रही है कि हाँ शायद कुछ अच्छा हो गया है। किस फील्ड में जाना चाहिए? सर फील्ड तो मैं बेसिकली IAS में ही जाना चाहती हूँ, और लेकिन अगर पुलिस सर्विसेज भी मुझे मिलती हैं तो मैं अपनी पूरी ऑनेस्टी से और लगन से अपना काम करूँगी। और जो पुलिस है उसको एक सेफ्टी के ही नहीं, जो लोगों के अंदर ट्रस्ट कम है पुलिस को लेकर, मैं उसके लिए काम करना चाहूँगी, ताकि एक जो पुलिस और पब्लिक का रिलेशन है हम उसको स्ट्रेंथन कर सकें, और लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ एक ओवरऑल गवर्नेंस को हम ठीक कर सकें। किस तरह की पुलिस के सामने भी आज बड़ी चुनौतियां हैं, क्योंकि ये जो सारा सिस्टम है राजनेताओं के हाथ में है। उन राजनेताओं से बाहर निकलकर कैसे लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन कर पाएंगे, और पब्लिक के बीच में भी जो गैप है पुलिस पब्लिक का, उसको भी दूर कर पाएंगे? सर देखिए, डेफिनेटली ये जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ हम ये नहीं कह सकते कि वो प्रॉब्लम पुलिस में है। हर तरफ से प्रॉब्लम है। अगर एक तरफ से प्रॉब्लम पब्लिक में भी है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि पब्लिक को ऐसी गवर्नेंस मिलती है जैसी वो डिज़र्व करती है, और फिर ऊपर से पुलिस पर वर्कलोड भी काफ़ी होता है। तो मैं ऐसा करना चाहूँगी कि सबसे पहले तो एक करप्शन है, अगर हम उसको कम कर सकते हैं पुलिस में, तो एक पब्लिक और पुलिस का ट्रस्ट हम मेंटेन कर सकते हैं। उसके बाद जैसे कम्युनिटी पुलिसिंग जैसे आइडियाज़ हैं, जो इनोवेटिव आइडियाज़ हैं, वो हम कर सकते हैं। और सर जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है उसमें बेसिकली मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं अगर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस आ रही है तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम पुलिस में ही होती है। वो पहले कहीं ना कहीं सरेंडर करते हैं, देन पॉलिटिकल उनको डोमिनेट कर सकते हैं। तो अगर हम अपनी इंटीग्रिटी मेंटेन करते हैं तो दो प्रॉब्लम्स होंगी, लेकिन कहीं ना कहीं हम उनके सर्वाइव करने में एबल हो सकते हैं। किसको अपना आदर्श मानते हैं? सर एज सच तो मतलब पब्लिक लाइफ में मेरे कोई एज सच आदर्श नहीं है। इनफैक्ट मैं जितने भी लोगों को देखती हूँ मैं सोचती हूँ कि उनमें से मैं कुछ अच्छी क्वालिटीज़ को अडॉप्ट करूँ और अपने आप को ही मैं और अच्छा बना पाऊँ। यूपीएससी की जो परीक्षा आपने क्लियर की है, कुछ ये जो बच्चे आपका इंटरव्यू देख रहे हैं, ये जानना चाहूँगा कि यूपीएससी परीक्षा पास करने के लिए या यूपीएससी में जाने के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट लेने पड़ते हैं, कैसे करना पड़ता है, कोचिंग कहाँ से लेनी पड़ती है? सर देखिए, कोचिंग ऐसा तो नहीं है कि कोचिंग जो नेसेसरी है हम बिना कोचिंग के भी कर सकते हैं। एंड आजकल तो जो इंटरनेट की एज है हमारे पास, तो हर एक मटेरियल जो भी हमें कोचिंग में मिलता है वो यहाँ पर बिल्कुल इजीली अवेलेबल होता है, यूट्यूब पर और गूगल पर। तो ऐसा नहीं है कि आपको कोचिंग ज़रूरी है, आप बिना कोचिंग के भी कर सकते हैं। और सब्जेक्ट तो सर जो कुछ सब्जेक्ट हैं वो तो कॉमन होते हैं, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स। लेकिन उसके बाद जो एक ऑप्शनल सब्जेक्ट हमें चूज़ करना पड़ता है, वो मैं चाहूँगी कि लोग अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली चूज़ करें, रादर देन कि किसी ने बोल दिया हाँ वो सब्जेक्ट अच्छा स्कोर कर रहा है तो आप वो ले लीजिए, फिर आप उसमें वो नहीं दे पाएंगे जो आप एक उस सब्जेक्ट में दे सकते हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट है। क्या क्वेश्चन, किस तरह के क्वेश्चन उसमें रहते हैं और उसकी क्या तैयारियां करनी पड़ती हैं? सर तैयारियां तो जैसे मैंने अभी पहले भी बताया कि आपको एक ऐसा क्रिटिकल पर्सपेक्टिव आपके आसपास की चीज़ें जो हो रही हैं उनके लिए अपनाना पड़ता है। यूपीएससी की सबसे अच्छी बात यही है, और सबसे एक टिपिकल बात भी हम कह सकते हैं, कि वहाँ पर एक कोई हम गेस नहीं कर सकते क्या टाइप का क्वेश्चन होगा, और हमारा कोई भी क्वेश्चन वो माइंड में प्रिपेयर्ड नहीं होता है, वो हमें इंस्टेंटली वहीं पर प्रिपेयर करना पड़ता है।
और वो तभी होगा अगर हम अपने आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, उनके लिए अपना एक व्यू पॉइंट बना रहे हैं, न्यूज़पेपर को आप अच्छे से पढ़ रहे हैं, तो एक करंट को लेकर अगर हम अच्छे से चल रहे हैं, तभी आई थिंक वो सक्सेसफुल हो सकते हैं हम यूपीएससी की परीक्षा में। आपके कौन कौन से सवाल आए? हाँ, मैं इंटरव्यू में सर इंटरव्यू में उन्होंने मुझसे मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन में जो मैथमेटिक्स था मेरे पास, और ग्रेजुएशन में बीएससी थी, उसके बाद जो मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, उससे रिलेटेड कई क्वेश्चंस थे, थोड़े टेक्निकल क्वेश्चंस थे। एंड आफ्टर दैट जो हरियाणा से हूँ, तो उन्होंने मुझसे खाप पंचायत से रिलेटेड, एंड देन जो पंचकुला में राइट्स हुए थे राम रहीम केस में, उससे रिलेटेड उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पुट किए थे। अभी महिला सशस्त्रीकरण को लेकर पूरे देश में बवाल हो रहा है, महिलाएं सेफ नहीं है, खासकर हरियाणा में बच्चियां सेफ नहीं है। अगर जो आप पुलिस लाइन में जाती हैं तो क्या कदम उठाएंगी उस जो बच्चियां आजकल अगवा की जा रही हैं उसको, उन अपराध को रोकने के लिए? सर आई थिंक जो सबसे पहला कदम मैं उठाऊंगी वो होगा कि एक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, लाइक सीसीटीवी कैमराज हैं या फिर एक स्ट्रीट लाइट हैं, आई थिंक वो काफ़ी क्रूशियल हैं, क्योंकि मैंने कई सारी रिपोर्ट्स पढ़ी हैं, वो मतलब ऐसे जो इंसिडेंट है वो ऐसी जगह पर होते हैं जहाँ पर अंधेरा होता है या फिर वो कम होता है, पेट्रोलिंग कम होती है। तो फिर इंफ्रास्ट्रक्चर और पेट्रोलिंग और स्पेशली वल्नरेबल प्लेसेस पर वो मैं करना चाहूँगी। उसके बाद सर जो एक NGOs या हमारी सिविल सोसाइटी है उसके साथ मिलकर एक सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम, कि हम अपनी कम्युनिटी को ये समझाएं कि आप सिर्फ गर्ल्स को ना कहें कि आपको ये करना, आपको ऐसे कपड़े पहनने, आपको इतने बजे घर आना है, आप थोड़ा अपने बॉयज़ की तरफ भी ध्यान दें, आप उनको अच्छी वैल्यूज़ दें। फैमिली मेम्बर आजकल वो टाइम नहीं दे पाते अपने बच्चों को, तो उनको जो वैल्यूज़ स्टार्टिंग से मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती। तो इस तरह के कुछ प्रोग्राम मैं अपनी कम्युनिटी के साथ मिलकर करना चाहूँगी, जिससे सोशल वैल्यूज़ को हम स्ट्रॉन्ग बना सके, और उसके बाद जो लीगल प्रोसीजर है उनको पब्लिक फ्रेंडली बना सकें। जो IAS बनती हैं तो वो तो दोनों डिफरेंट चेंज होगी वो चीज़ें, वो तो सिविल प्रशासन होगा, एक पुलिस में चला गया, अगर उसमें जाती है तो फिर कैसे मोटिवेट करेंगे? सर एक्चुअली अगर IAS भी बनते हैं तो कहीं ना कहीं एक जो DC होता है उसको भी लॉ एंड ऑर्डर पूरा मैनेज करना होता है, SP भी उनको रिपोर्ट करते हैं, तो उस तरह से मैं वो कर सकती हूँ कि अपने जो रिपोर्टिंग है या अपनी पुलिस है उसको मोटिवेट रखूँ, टाइम टू टाइम मीटिंग्स या फिर इंस्पेक्शन के थ्रू, और फिर अदर डिपार्टमेंट्स है जैसे हेल्थ डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, सब डिपार्टमेंट्स को कोऑर्डिनेट करके हम स्टेप्स ले सकें, और ताकि हमें अच्छे रिजल्ट मिले। आज ऋतु यहाँ तक पहुँची है, किसको श्रेय देना चाहेंगे? सर मैं इसका श्रेय मेरी पूरी फैमिली को देना चाहूँगी, स्पेशली मेरी मम्मा पापा और मेरे भाई को। उन्होंने मेरी मतलब जितनी हेल्प हो सकती है उन्होंने मेरी हेल्प की है, उन्होंने कोई हर्डल्स मेरे वे में नहीं आने दी कि मुझे कभी कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी हो। टोटल सपोर्ट मेरी फैमिली का मुझे रहा है। अभी आपने इंटरव्यू में ये कहा था कि मोबाइल पे मैं नेट देख लेती थी, यूट्यूब में चले जाती थी। मोबाइल के भी नेट के दो पहलू हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। पॉजिटिव के बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आजकल मोबाइल का जो मिसयूज है, नेट का जो मिसयूज है वो ज़्यादा हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? सर मैं एक्चुअली थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूँगी, मैं चाहूँगी कि ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव पहलू हैं वो नेट के नहीं है, वो उस इंसान के हैं जो उसको यूज़ कर रहा है। क्योंकि बेसिकली इंटरनेट तो एक पॉजिटिव वे के लिए बनाया गया है, लेकिन उसका यूज़ करने वाला उसको कैसे यूज़ कर रहा है ये डिपेंड करता है। आप पॉजिटिव वे में वो कम्युनिकेशन हमें इतनी अच्छी प्रोवाइड करता है। उसके बाद जैसे मैंने बताया कि मटेरियल किसी भी चीज़ के स्टडीज़ के लिए या फिर रिसर्च के लिए सारे के सारे मटेरियल उस पर अवेलेबल हैं। तो पॉजिटिव नंबर ऑफ जो यूज़ हैं उसके हम वो सर्च कर सकते हैं, लेकिन अब नेगेटिव में जैसे साइबर क्राइम बहुत बढ़ रहे हैं आजकल। तो सर एक जो लीगल प्रोसीजर्स हैं उनको स्ट्रेंथन करने के लिए, ताकि हम उनको प्रिवेंट कर सकें, प्रिवेंटिव एफर्ट्स ले सकें। उसके साथ साथ जैसे मैंने पहले कहा एक सोशल नॉर्म्स मुझे लगता है काफ़ी हमारी सोसाइटी ख़राब हो रहे हैं, तो उनके लिए स्टेप्स लेने चाहिए। अभी एक बड़ी अच्छी बात आपने कही कि लड़कियों की जगह लड़कों को भी रखें। इंटरव्यू वो माँ बाप भी देख रहे हैं, इंटरव्यू वो बच्चे भी देख रहे हैं। माँ बाप को क्या सलाह देंगे और बच्चों को क्या सलाह देंगे? सर माँ बाप को मैं बेसिकली सलाह देना चाहती हूँ कि वो अपने बच्चों को टाइम दें, क्योंकि आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज़ हो रही हैं, पेरेंट्स दोनों पेरेंट्स अपने काम में बिजी रहते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि कुछ टाइम वो ज़रूर उनके लिए निकालें, उनको जो सोसाइटी के रूल्स हैं
जो उनकी वैल्यूज़ है वो उनको सिखाएं, उनका ध्यान रखें कि वो मतलब उनका जो बिहेवियर है वो कहाँ किस तरफ जा रहा है। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर हम स्टार्टिंग से ध्यान रखें तो हम एक काफ़ी अच्छी सोसाइटी बना सकते हैं। और सब बच्चों के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि हम हैं, जो भी हैं हम ही हैं, हम फ्यूचर हैं इस देश का। अगर हम आज जो भी गलत कर रहे हैं तो वो काइंड ऑफ हमारे देश के लिए बहुत ही ख़राब होगा। तो इसलिए आप पूरी ऑनेस्टी से, मैं चाहती हूँ कि जो बच्चे हैं वो एटलीस्ट 2 चीज़ों से ऑनेस्टी रखें, एक खुद से और एक अपने देश से। देन कुछ ना कुछ पॉजिटिव चेंज आ सकते हैं। तो मैं उनको कहना चाहूँगी कि आप अपनी जो वैल्यूज़ हैं उनको मेंटेन रखें और अपनी स्टडीज़ को अच्छे से करें, अपने ड्रीम को फुलफ़िल करें, लेकिन ऑनेस्टी से करें। और हर एक जो भी सेक्शन है पॉपुलेशन का उसके लिए रिस्पेक्ट जरूर मेंटेन करके रखें। भ्रष्टाचार का बड़ा मामला जो है छाया रहता है, खासकर सिविल प्रशासन में भी और पुलिस प्रशासन में भी। क्या वायदा करते हो आज इस चैनल पे, अगर जो रितु सही पद पर आ जाती है तो भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाएगी या कुछ? देखिए, मैं अपना बेस्ट एफर्ट दूंगी, मैं आपको प्रॉमिस कर सकती हूँ, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूँगी कि मैं अपने बेस्ट एफर्ट्स दूंगी। और मैं एक लीड करना चाहूँगी एक एग्जाम्पल के साथ मैं अपना खुद का एग्जाम्पल पहले अपने कुलीग्स के सामने सेट करूँगी कि आप करप्शन ना करें, एंड देन मैं उनको, ताकि मैं उनको कह सकूँ कि लुक, जब मैं नहीं कर रही हूँ तो आप भी मत करें। तो पहला मेरा ये है कि मैं एक लीड करूँगी एग्जाम्पल के साथ। और दूसरा मैं काफ़ी मतलब एक पेट्रियोटिज़म में बिलीव करती हूँ और मैं अपने देश के लिए रियलिटी में मैं कुछ करना चाहती हूँ और मुझे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है, मैं बहुत खुश हूँ और मैं इसका पूरा फ़ायदा उठाऊँगी और अपने देश के लिए कुछ अच्छा ज़रूर करके दिखाऊँगी। लास्ट सवाल, क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर, मैसेज तो मैं एक्चुअली, जैसे मैंने अभी पहले कहा कि आप प्लीज़ ऑनेस्ट रहिए अपने देश के लिए। हमारे देश को जैसा कहा जाता है कि सबसे यंग नेशन है। अगर हम अपनी कैपेबिलिटीज़ को अच्छे से रियलाइज़ कर सकते हैं तो हम कहीं से कहीं पर पहुंच सकते हैं। लेकिन ये भी बात सच है कि अगर हम रियलाइज़ नहीं कर सकते तो हम कहीं नेगेटिव वे में भी कहीं दूर तक जा सकते हैं। तो इसीलिए बी ऑनेस्ट, बी ट्रूथ एंड बी हार्ड वर्किंग। थैंक यू। 16 घंटे, एक क्वेश्चन और रह गया, 16 घंटे पढ़ाई करती रही। आजकल पढ़ाई जो है बहुत टफ हो गई है, तो उनको क्या टिप्स देना चाहेंगे बच्चों को, कैसे वो दिमाग में जो है पढ़ाई जो दिमाग में ले और अपना जो उन्होंने लक्ष्य है उसको प्राप्त कर सकें? सर, आई थिंक कि जो मैं ये टिप्स मैं बच्चों से पहले जो टीचर्स हैं उनको देना चाहूँगी कि वो पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाएं स्टूडेंट्स के लिए, ताकि कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ या कुछ इनोवेटिव ट्रिक्स के साथ, ताकि बच्चों का इंटरेस्ट बना रहे स्टडीज़ में और वो उसको एक मतलब इंटरेस्टिंग वे से पढ़े रादर देन उसको बर्डन समझें। और बच्चों के लिए सर ये है कि वो जिस चीज़ में उनका इंटरेस्ट है वो उसको फॉलो करें रादर देन किसी के कहने से कि ये स्ट्रीम अच्छी है वो अच्छी है। तो जो उनका इंटरेस्ट है अगर वो उसको फॉलो करेंगे तो उनका मन बना रहेगा स्टडीज़ में। और सर ये भी ज़रूरी नहीं है कि सबको 16 आवर्स ही पढ़ना चाहिए, सबको अपनी कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से, लेकिन क्वालिटी स्टडी करनी चाहिए। क्वालिटी स्टडी करनी चाहिए। ये थी रितु, जिसने पानीपत का नहीं पूरे हरियाणा का नाम रोशन किया है और कुछ बातें उसने ऐसे बताई हैं कि जिसे आप अपना लें तो वाकई अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पांचाल के साथ कुलवंत सिंह।